हाँ भाई। हम पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। उष्मा पढ़ रहे थे। मिश्रण विसरण पढ़ रहे थे ना। लाइट है गई। कोई बात नहीं। आज क्या है कि है, नहीं आप मत आओ वैसे। वो कंफर्ट है अपने आप जोन में। गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा ये कहती है कि जैसे मान लो पानी है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर बर्फ है, उसको पानी में बदलना है 0 डिग्री पर ही। तो कितनी अतिरिक्त उष्मा चाहिए, उससे कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। यानी ठोस को द्रव में बदलने के लिए अतिरिक्त उष्मा। ठोस को द्रव में बदलने के लिए अतिरिक्त उष्मा, ये हमारे पास क्या कहलाती है भाई? गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ये कितनी होती है? तो आप कहना 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्लियर। दूसरा आता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं तो क्या सुनोगे। वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या कहती है? द्रव को गैस या भाप में बदलने के लिए जो हमें अतिरिक्त उष्मा चाहिए, वो क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त उष्मा। ये होती 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। नीमी की किताब में भाई 540 लिखा हुआ है, ओरिजिनल किताब में। कई और किताबें भी है जिसमें 540 लिखा हुआ है, होती 536 है। क्लियर है? तो पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, फिर मैं कह देता हूँ। आप मुझे कहोगे कि सर उधर 536 लिखा और आपने गलत लिखा दिया। तो मैंने पढ़ा दोनों है, लेकिन होती यही है 536। आप इसको ये कह सकते हो कि लगभग में मान लिखोगे तो क्या लिखोगे? 540। जो हम पढ़ेंगे उष्मा के बारे में आज हम पढ़ लेंगे। आज आज 2 घंटे क्लास है ना अपनी। अब वो इसीलिए है। उम्मीद तो यही करके आए कि पूरा हो जाएगा। फिर भी कोई 20-25 मिनट का बचेगा तो देखेंगे कोई। इससे ज्यादा तो क्या ही बचेगा बाकी। है फ्री कहाँ होंगे आप? इतना जल्दी कहाँ फ्री करते हैं हम? हैं? हाँ, इससे फ्री होंगे। इससे फ्री होंगे हम। चाहते ये हैं कि कल से आपकी ट्रेडिंग क्लास लगेगी नहीं, उसके बाद अगले वीक में आपकी 2 घंटे तो 2 नए सब्जेक्ट क्लास लगा दें, और उसके बाद 3 घंटे रेगुलर ट्रेड कर दें। एक पूरे वीक की जिसमें दुर्ग सर आके पूरा एक सप्ताह रुके आपको लगातार पढ़ा दे। डेली 3-3 घंटे और 2 घंटे दूसरी क्लास। जैसे कि ट्रेड का मॉड्यूल 5 पढ़ाते हैं ना वो, तो मॉड्यूल 5 तो आपका कवर हो। लिख लिया? तू तो शुरू ही अब हुआ है।
ये कोई कारण हुआ क्या? लिख लिया भाई, बाकी पीछे सबने? इस क्लास में क्या है, लाल हरे पेन बहुत ज्यादा है। एक और बच्चा था जो यहाँ बैठता था, वो मतलब बड़े आराम, अच्छी हैंडराइटिंग थी उसकी। है? अरे एक जना बोलो, समझ में आए। अच्छा, उसकी शादी है। हैं? अच्छा, गांव गया, क्लास देख रहा है। क्या बोलो, फिर था ही नहीं ना यहाँ। यहाँ होता तो कुछ- यहाँ- नहीं, एक बैठा बैठता था यहाँ, रेगुलर लिखता था नोट्स, बहुत ढंग से लिखता था। लिख लिया अब तो? ओके। अब हमारे पास आता है कि इनको दरों को वाष्पन में कैसे बदलें या ठोस को कैसे बदलें। पहला सवाल है, 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उससे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। सिंपल सवाल है। आप ट्राई करोगे? ट्राई तो क्या करोगे, जो भी करोगे गड़बड़ी करोगे कुछ ना कुछ। मैं आराम से करवा देता हूँ पहला सवाल, आगे के सवाल मैं आपको देता जाऊंगा, आप करते जाना। ठीक है भाई? चलो, यहां पर 3 चीजें हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो आप ये कहेंगे कि सर 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलना है। बात सही है कि नहीं है? ये तो क्या हुई, अवस्था परिवर्तन। ये क्या हुआ, ताप परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। कौन सी परिवर्तन हुई? अवस्था। जो बर्फ था वो किस में बदला? पानी में। फिर आप कहेंगे दूसरी कंडीशन ये बनेगी, भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है को 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलना है। पानी को पानी में बदलना पड़ेगा, इसके लिए भी ऊष्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी 0 डिग्री पर है और पानी 100 डिग्री पर गर्म होगा, तो बिना ऊष्मा होगा क्या? इसमें भी हमें ऊष्मा चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, इस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प है उसमें बदलना। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? अतिरिक्त ऊष्मा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 0 डिग्री पर होगा तो आप कहेंगे सर 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बदलना कितना ग्राम है? 1 ग्राम। और 1 ग्राम बदलना है, और बदलने की दर क्या होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और 1 ग्राम बदलने में 80 कैलोरी चाहिए, तो आपके पास सीधी सीधी बात है, कितना चाहिएगा? 80 कैलोरी। तो आप कहेंगे यहां से जो आपके उष्मा निकल के आई है, Q1 कह दूं मैं इसको, वो हमारे पास कितनी आई है? 80 कैलोरी।
यहां पर ऊष्मा कितनी आएगी भाई, Q3 होगा ये तो, Q2 तो हम बीच में देख लेंगे अभी। तो यहां पर भी आपने अभी अभी पढ़ा था 1 ग्राम बदलनी है, और रेट कितनी है भाई, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल। बताओ Q3 का मान कितना आएगा, 536 कैलोरी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आता अगली कंडीशन। अगली कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदलना है, पानी में। तो आप कहेंगे इसके लिए तो हमारे पास एक ही अवस्था पानी का पानी है, M × S × ΔT। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, विशिष्ट ऊष्मा वाला सूत्र से ही तो चल रही है, M × S × ΔT। ठीक है। तो बताओ कि द्रव्यमान कितना है, तो आप कहेंगे 1, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, पानी की 1, और ΔT का मान कितना है, 100। बताओ कितनी कैलोरी चाहिए, 100 कैलोरी। तो बताइए कुल आवश्यक ऊष्मा क्या है। तो आप कहेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 का मान कितना है भाई, 80 प्लस 100 प्लस 536 बराबर 716 कैलोरी। आ गया नहीं है समझ में, लिख लो अब। समझ में आया तो पूछ लो भाई, और समझ में तो आ ही गया क्योंकि मैंने लिखा ही 3 इस अलग अलग स्टेप में, ऐसे एकदम से सीधा नहीं बदला हुआ है। आप देख लो, पहले क्या होगा, बर्फ से पानी, फिर पानी को पानी में ताप बढ़ाओ, फिर पानी को वाष्प में। आगे समझ में नहीं किसी को नहीं आया तो पूछ लो, कोई है, कोई नहीं है, सब होशियार है। कई जना सोच रहे हैं कि जब इतने दिन में नहीं पूछा तो लास्ट दिन क्यों ही पूछे, जब इतने ही दिन निकाल दिए तो एक दिन और सही। राम स्वरूप, आप चाहो तो थोड़ा सा सेंटर खोल सकते हो, आप चाहो तो ही खोल सकते हो, बिना चाहे तो कैसे खोला है। और चाहो तो बोतल भी भर सकते हो। लिख लिया भाई।
लिख लिया भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, जीरो डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ को 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। नहीं नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है यहाँ से। क्या कह रहे हो? हैं? 900? 600? क्या? क्यों? 1600? 1400? सिंपल सवाल है। हाँ भाई, तो आप ये देखेंगे इसको, 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ को 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए कितने आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक बात है। तो बड़े ध्यान से देखना तरीके से चीजों को। सबसे पहला हमारे पास आया कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है, इसको किस में बदल दूं भाई? पानी में। 0 डिग्री सेल्सियस पर बदल देता हूं पानी में। फिर मेरे एक लॉजिक समझ में ये आया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी है, इसी को मैं किस में बदल दूं भाई? 60 डिग्री सेल्सियस पानी में। हो जाएगा ना भाई? 0 बर्फ से 60 डिग्री पानी आने का कंडीशन तो यही बनी। ठीक है। इसमें आपने देखा Q1 कितना ग्राम है? 10 ग्राम है, और 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। 80 कैलोरी क्या है? प्रति ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसर, 80 इंटू 10 कितने हुए? 800। 800 कैलोरी। ठीक है। Q1 के बाद में आपके पास आ गया Q2। ठीक है भाई। Q2 का मान कितना है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास होगा M गुणा S गुणा डेल टी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? M कितना है भाई? 10। S का मान 1, तापमान का अंतर 60, बराबर कितना है? 600 कैलोरी।
कुल उष्मा आपको कितनी चाहिए, तो आप कहेंगे 800 प्लस 600 बराबर कितना हो गया भाई, 1400 कैलोरी। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिखो लिखो। ठीक है, ओके। अगला हमारे पास है -10 डिग्री सेल्सियस पर 12 ग्राम बर्फ को 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ज्ञात करें। आपको इसमें दिया गया है बर्फ की विशिष्ट उष्मा 0.5 तथा पानी की 1 है। 0.5 लिखते तो 0.5 क्या हो गया भाई, कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पानी की कितनी होती है, 1। बर्फ की आपको इस सवाल में इन्होंने दे दी है। एक आपने जहाँ विशिष्ट उष्मा लिखा ना, वहां जहां आपने पढ़ा ना, मैंने विशिष्ट उष्मा डेफिनेशन लिखा ही है, वहां फिर कुछ ये आंकड़ा लिख देना भाई। विशिष्ट उष्मा जहां लिखा, जल की विशिष्ट उष्मा होती है 1, एल्यूमिनियम की होती है 0.22, और तांबा की होती है 0.1,
लोहा की होती है 0.12। ये हमारे पास है कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। इस सवाल को सोल्व करो भाई। हो गया भाई। आगे 1200 क्यों? इस स्टेप कितने होंगे? 3 ही तो हो गए। पहला क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ है, इसको किस में बदलना है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में। एक स्टेप बनेगा जिसे हम कहेंगे Q1। फिर आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में, इसे हम कहेंगे Q2। तीसरा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, इसको किस में बदलोगे? हैं? 30 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदलोगे? पानी में। ये हमारे पास क्या है? Q3। Q1, Q2 और Q3। ओके। Q1 का मामला क्या है? Q -10 डिग्री, तो देखो कि M कितना है भाई? 12 ग्राम। S कितना है? बर्फ का कितना है? 0.5। तापमान का अंतर कितना है? 10। MS∆T आएगा। बर्फ का बर्फ में ही है, पानी का पानी में, तो वही आएगा। तो कितना आएगा भाई? 12×5 = 60। बताओ 60 कैलोरी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। Q2 क्या होगा? 0 डिग्री बर्फ को 0 डिग्री पानी में बदलना, कितना ग्राम है भाई? 12। किससे गुणा करोगे? 80 से। बराबर कितना आएगा? 960 कैलोरी। अगला क्या है? Q3। Q3 कितना डिग्री तापमान है भाई? तो आप कहेंगे 30 डिग्री सेल्सियस है। 0 से 30। M कितना है? 12। S कितना है? 1। गुणा कितना है? 30।
भारतीय 36, 360 कैलोरी। बताइए Q का मान क्या है? तो आप कहेंगे 60 प्लस 960 प्लस 360। तो ये हमारे पास हो गए 9 3 12 1380। क्या हुआ? धमकी दे रहा तुझे? कुछ कह तो रहा है आपको? हो गया भाई? आ गया समझ में? ठीक है। एक सवाल इस पर और दे दूं, फिर फाइनल हो जाएगा, फिर मैटर ये क्लोज है। अगला सवाल है, -20 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने के लिए उष्मा बताइए कितना होगा? जबकि मैंने इसमें एक लिख देता हूँ लाइन, बदलने के लिए उष्मा कितना होगा? बर्फ की विशिष्ट उष्मा है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करो। ओहो, वो क्या पूछ रहा? 80 कहाँ से आया? 80 तो सबसे पहले ही आया। आज आते ही सबसे पहले क्या आया?
तो फिर अस्सी गलन की गुप्त उष्मा भाई, जिसका वैल्यू है ये। हो गया। छत्तीस। क्या कह रहे हो? पहला कंडीशन आएगी, -20 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में, ये कंडीशन है ना भैया। अगली कंडीशन क्या आएगी? बर्फ को किस में बदलोगे? कितना डिग्री पर? अगली कंडीशन क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदलोगे? पानी में। यही होगा भाई। ठीक। ये हमारे पास है Q1,
Q1 का मान है, M कितना ग्राम है 5, S कितना है 0.5, तापमान अंतर कितना है 20, बराबर कितना है 50। Q2 कितना है भाई 5 गुणा 80, 400 कैलोरी। Q3 कितना है, तो आप कहेंगे 5 इंटू 1 इंटू 100। Q4 कितना है, तो आप कहेंगे हमारे पास कितना है 5 गुणा 536, 2680। तो आप कहेंगे 50 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 2680, 26 4 हो गए 3, और 3 5 3500, 3500 3630। पैर तो एक आदि उतर नहीं आया होगा, आया? कौन सा आया, ये आया है? क्या सिर्फ कहा आया? फाइनल उत्तर किसी का आया क्या? एक आया। आपके भी इतनों के आया, एक है कि सभी के आगे? 3 के आगे ना। नहीं, इसके अलावा इसमें क्या पूछ सकता है, जो पूछ सकता है सारी कंडीशन हमने ले ली। हो गया। ठीक है भाई, अब देखो, आवाज मत करो, आवाज मत करो। आप कितने भी आवाज करेंगे तो लाइट तो आएगी नहीं, है? ये फैन क्यों चल रहा है? ये फैन देखो आगे आगे हमने कनेक्शन कर रखे हैं ताकि आपकी क्लास पूरी डिस्टर्ब नहीं हो। जो आप कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हो इस पंखे के बारे में बंद कर दो, उसे शुद्ध भाषा में जलन कहते हैं। बाकी आपको लेना देना नहीं है, बस हमारे नहीं यार, इसकी आई क्यों रही है? हाँ चक्कर आ रहे, कौन सा वो खड़ा है, बैठा ही है, गिरेगा, टेबल ही है पास में, कौन सा कोई 6 मंजिल से जा रहा है? अरे ये तो कोई गर्मी है ही नहीं इतना तो।
आप नहीं पढ़े और खेतों में काम करना पड़ा ना, तो गर्मी तो तब पता चलेगी कि गर्मी किसे कहते हैं। उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण, ठीक है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे हम उष्मा का संचरण कहते हैं। उष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं? 3। चालन, सेवन और विकिरण। क्लियर? आवाज मत करो भाई। उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, ये हमारे पास उष्मा का क्या कहलाता है भाई? संचरण। उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? उष्मा का संचरण। ठीक है बात? ओके। अब देखो, हाँ ध्यान से चीज देख लेना भाई। दूसरा, इसकी 3 विधियां हैं। या 3 प्रकार लिख दो। पहला है चालन, दूसरा सेवन, तीसरा विकिरण। चालन, चालन होता है जैसे मान लो हमारे पास उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, लेकिन उसमें अणुओं का संचरण नहीं होता है। केवल अणु उष्मा का स्थानांतरण ही करता है, अणु खुद संचित नहीं होता। वो विधि होती है चालन। जैसे अपने चाय का भगोना होता है, तो उसके पीछे जो डंडी होती है वो उसमें कुचालक होती है, उसमें कुचालक लगाता है। हम गांव में ही करते हैं, तो उसमें क्या थोड़े दिनों बाद वो डंडी टूट जाती है। तो फिर कई बार क्या, खेतों में लंबे टाइम काम लेना होता है, हम लोहे की डंडी लगा देते हैं रिवीट करके। फिटर वाला रिवीट बोलते हैं, उसमें लोहार के पास जाते हैं और लगाता है रिवीट करके, वो लोहे की डंडी जोड़ देता है। फिर आप उसमें देखते हो कि उसको आप गर्म करते हो, तो धीरे धीरे डंडी भी क्या होने लग जाती है? गर्म। फिर आपको कपड़े की सहायता से उसको उतारना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है ना। इसी विधि को कहा गया चालन विधि। अब इसमें ठोस के अंदर संचरण हुआ, यानी कि किसी छड़ के एक सिरे को उष्मा प्रदान करने पर, छड़ के एक सिरे को उष्मा प्रदान करने पर दूसरा सिरा क्या हो रहा है भाई? धीरे धीरे गर्म हो रहा है। एक सिरे को उष्मा प्रदान करने पर दूसरा सिरा धीरे धीरे गर्म होता है। इसे उष्मा का कौन सा संचरण कहते हैं भाई? चालन कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? और इसका उदाहरण बता दो कोई। एक तो मैंने बता दिया। सर्दियों में आप ऊनी वस्त्र के कपड़े पहनते हैं, क्यों? ठंड नहीं लगे। अच्छा, ठंड लग क्यों रही है? तो आपके शरीर का तापमान कितना डिग्री है? 37। वातावरण का बाहर का तापमान कम है। आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 6 बजे बहुत खतरनाक सर्दी है। आप घर से बाहर निकले, आपके सामने 2 कुर्सियां पड़ी है, एक लोहे की और एक लकड़ी की। आप किस पर बैठना पसंद करेंगे? लकड़ी पर। लोहे पर क्यों नहीं?
ठंडी तो बराबर है, बाहर है ना दोनों ही, ठंडी तो बराबर है, ठंडी का मामला नहीं है। आप भले ही उसमें थर्मोमीटर लगा के देख लेना, जितनी उष्मा जो डिग्री वो देगा वही डिग्री वो देगा, दोनों की ठंड क्या है, बराबर है। लेकिन आप लकड़ी पर बैठना पसंद करेंगे, जबकि आप यदि लोहे पर बैठेंगे तो आपको ठंडक अनुभव ज्यादा होगी। क्यों होगी? इसका कारण है कि लकड़ी उष्मा की कुचालक है। यदि लकड़ी के पास 0 डिग्री है तो लकड़ी के ठीक है, मेरे पास 0 डिग्री है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, 0 डिग्री तो मेरे पास है। आपके पास कितना डिग्री है? 37। आप अपने 37 डिग्री सेल्सियस के साथ बैठे और वो 0 डिग्री है, उसने कहा तुम अपने तापमान अपने पास रखो, मैं मेरे पास रखता हूं, तो उष्मा का आपस में संचरण हुआ नहीं। लकड़ी ने उष्मा का संचरण किया क्या? नहीं। जैसे आप लोहे की कुर्सी पर बैठा, लोहा उष्मा की चालक है, उसने कहा अब हम होंगे गर्म, लोहे की कुर्सी यही कहेगी, तो फिर वो आपसे 37 डिग्री सेल्सियस से तापमान लेगी लोहे की कुर्सी, क्योंकि उष्मा का चालन है तो उष्मा का नियम है उच्च से निम्न की तरफ जाना। जब आपकी उष्मा लोहे में जा रही है तो इसका मतलब आपको क्या अनुभव होगा? ठंडक का, यही तो ठंडक अनुभव है। तो आप इसलिए लकड़ी की कुर्सी पर बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक है, लोहा उष्मा का चालक है। बात सही है कि नहीं है? आप जो सर्दी है, काफी ज्यादा मान लो सर्दी रहती है, तो आपने रजाई ओढ़ते हैं, कई बार क्या रजाई में ठंड लगती है तो ऊपर है ना शॉल वॉल या कंबल के द्वारा अपन एक मसोड़ बना देते हैं, बनाते हैं ना भाई, वो रेडी करते हैं, फिर हमें लगता है कि आज अब ठंड नहीं लगेगी, है ना। तो क्या खास कारण है? उन दोनों के बीच में क्या बनती है? एक वायु की परत, और वायु की परत उष्मा की क्या होती है? कुचालक। फिर उष्मा का एक दूसरे के प्रति संचरण नहीं होना। आप उस दिन या उस रात ठंड में आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो बाहर की उष्मा, आप बाहर की ठंड आपको नहीं लगे। आप कह रहे हैं मेरे पास उष्मा है 37 डिग्री, बाहर कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री मुझे दे रहे हैं, मेरे से 37 ले रहे हैं, दिक्कत तो तब आ रही ना, नहीं तो दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत तो ये है। तो अपना शरीर के अंदर तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? तो आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसमें मसोड़ बना कर ओढ़ देते हैं, तो क्या होगा? अब बीच में वायु की परत बन गई, ऊपर वाली उष्मा ऊपर, अंदर वाली उष्मा अंदर, और हमारे पास 37 डिग्री है तो कोई टेंशन है नहीं। मामला यही है। हम यदि सर्दियों में ब्लैंकेट खरीदने जाते हैं तो 2 प्रकार के ब्लैंकेट मार्केट में मिलते हैं। एक तो होता है सिंगल लेयर वाला, एक होता है डबल लेयर वाला। डबल लेयर वाले में ठंड लगने का चांसेस कम होता है, क्योंकि वायु की एक अच्छी परत बन जाती है अंदर, यानी कि मसोड़ साथ में आ जाती है। यही कहने का मतलब है ना। रजाई जब आप ओढ़ते हैं तो रजाई में आप भरते तो रुई है, लेकिन रुई भरते ना तो उस रुई के बीच में वायु की क्या बनती है? परत। यदि आप रुई नहीं भरोगे तो दोनों परतें वो चिपक जाएगी, तो वायु रहेगी क्या बीच में? नहीं। आपको उन दोनों परत के बीच में क्या रखना है? वायु को, वायु को रखना है, इसलिए आप क्या भरते हैं? रुई। और रुई भरोगे तो बीच में वायु की परत रह जाएगी, और वायु की परत उष्मा की क्या होती है? कुचालक। एस्किमो लोग बर्फ के घरों में रहते हैं, उसमें बर्फ की परतों के बीच में एक वायु की कुचालक परत होती है। बर्फ के घरों में भी उसको ज्यादा गर्मी मतलब ठंडक नहीं लगती है, क्योंकि बाहर का ठंडक है फिर घर के अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि बर्फ के घर में जो दीवार बनती है ना उसमें वायु की परत रख लेते हैं बीच में, तो बर्फ के घरों में भी आराम से रह सकते हैं। आप सामान्यतः अपने होद में से सर्दियों में पानी निकालते हो, कहते भाई पानी निकाल के नहा लेते हैं। सर्दियों में निकालते हो, कहते भाई होद में निकाले सुबह सुबह पानी, पानी गर्म है, ठीक है ना। और गर्मियों में क्या निकाले सुबह सुबह पानी ठंडा है, ऐसा है कि नहीं है? तो अंदर कौन सी ऐसी लगी हुई है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कारण क्या है? कारण पानी वो वही है। पानी कितना डिग्री पर है? 27। पानी है 27 पर। गर्मियों में ऐसा है कि वो 27 पर है, हम है 40 पर। हम है 40 पर, वातावरण के कारण हो रहे हैं 45 पर। तो आप 27 को छुओगे तो आपको क्या लगेगा? ठंडा, गर्मियों में। और सर्दियों में आप जो है वातावरण के साथ तापमान आपका 10 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, आप छुएंगे 27 वाले को क्या लगेगा? गर्म। वो वही है, इसलिए आपको ठंडक और गर्म का एहसास होता है तापांतर के कारण। किसके कारण हुआ भाई?
आप नहीं कहते कि ज्यादा ठंड पड़ती है तो आप कहते हैं कि देखो कि मुंह से ना वो धुआं निकल रहा है। धुआं की अपने शरीर में से, शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। हम सांस लेते हैं तो वायु तो निकलेगी। अब उस दिन ठंड इतनी होती है कि वायु निकलती है वो उसकी ओस बना देती है। वायु निकलते ही उसको क्या बनाते, जमाना शुरू कर देती है। कहते आज ठंड ज्यादा है तो ओस कोरा जो बनाते हैं वो प्रोसेस तुरंत ही क्या हो जाता है, स्टार्ट। तो आपको क्या लगता है कि भाई देखो मुंह से धुआं निकल रहा है, और फिर आप 10 बजे के दोपहर में, मतलब सुबह 10 बजे 11 बजे बाद हा हा करते हो, लेकिन निकलता नहीं है। और सुबह सुबह निकलता है, जबकि आपका शरीर तो लगातार 37 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है। बाहर का तापमान है 0 डिग्री 2 डिग्री हो जाते हैं, कहते हैं इसको कोरे के कोरे में बदल दें। यही तो करता है वो। इसलिए आपको क्या लगता है कि धुआं निकल रहा है कि नहीं? ये उष्मा की कौन सी विधियां हैं? चालन विधियां। आपके आपको चाय पीनी है, एक चीनी मिट्टी का कप, एक स्टील की गिलास है, किसमें पसंद करेंगे? चीनी मिट्टी के कप में, क्योंकि चीनी मिट्टी उष्मा की कुचालक है और चाय की जो स्टील है वो स्टील गिलास उष्मा की चालक है। तो उसमें होड़ जल जाएंगे, चाय का टेस्ट नहीं आएगा। और उसको कहेंगे भाई ये होड़ नहीं जले, ये ठंडा हो तब तक चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए वो उतना बराबर रूप से मजा नहीं आता है जो कि चीनी मिट्टी वाले में आता है। यही इसके उदाहरण है, ये ऑफिशियल उदाहरण यही है इसके। ठीक है भाई। इसे उष्मा की कौन सी विधि कहते हैं? चालन विधि। मुझे नहीं लगता चालन विधि आप में से किसी को दिक्कत होगी। आगे समझ में? उदाहरण लिख लोगे? मैं ही लिखूं? हाँ मैं ही लिखूं, मुझे पता था। अणु स्थानांतरित नहीं होते हैं। लोहे की छड़ का लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। स्टील के कप के बजाय चीनी मिट्टी के कप में चाय आसानी से पीते हैं। गर्मियों में भी आपके सामने यही ऑप्शन देते हैं, लकड़ी और लोहे वाला। तो किस पर बैठना पसंद करेंगे? तो भी लकड़ी, लोहे पर थोड़ी बैठेंगे गर्मियों में। बैठ के देखो, अभी गर्मी ही है, अभी देखा दोपहर 2 बजे हो आप, तो आप कहें लकड़ी, क्योंकि लकड़ी उष्मा का स्थानांतरण नहीं करती। लोहा उष्मा का क्या करता है? स्थानांतरण। सर्दियों में लकड़ी की कुर्सी के बजाय लो बजाय, तो मैं मेरे से जो आगे जो लिखना है अभी तो हाथ में ही है। बजाय में तो मैं क्या ही लिखूं, किधर वाला भी कर सकता हूँ।
लकड़ी की कुर्सी बजाय लोहे की कुर्सी पर ठंड अधिक लगती है। हो गई सही? हाँ, बजाय तो मैं कभी भी कर सकता हूँ ना। हवा उष्मा की कुचालक है। एस्मी को होता है, एस्किमो ही होता होंगे। एस्किमो लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। ये छठी सातवीं में था कुछ, है ना? येलो लिख लिया। हो गया भाई। दूसरा है, क्या हुआ? लो लिखो, जल्दी, तुरंत, फटाफट। क्या हुआ, आपका आया नहीं अभी तक हरियाणा वाला? क्या कौन परीक्षा देगा? है? कहाँ जा रही है अब? 15 जुलाई से शुरू? 15 जुलाई से पहले करवा देंगे? फॉर्म भरने के पहले जो 5 तारीख थी वो बढ़ के 12 तारीख हो गई। हाँ, डेट अनाउंस करेंगे। है आपका बोर्ड शानदार। मैंने बहुत सारे बोर्ड देखे लेकिन मुझे पसंद हरियाणा वाला ही आया। इनका सिस्टम आपको पता है? बड़ा खतरनाक सिस्टम। इनका क्या है कि पहला तो इनके लिए सीईटी एग्जाम। सीईटी जब एग्जाम लेना था तो 1 दिन या 2 दिन पहले उन्होंने सिलेबस दे दिया कि इसका पेपर ले लेंगे। हैं? 5 दिन पहले। ठीक है ना? पहले तो उनको कहा पढ़ लो, पढ़ना ही है तुम्हें, जो पढ़ा हुआ वही तो परीक्षा लेंगे। तो फिर कहा भाई फाइनली क्या लोगे? तो 5 दिन पहले सिलेबस दे दिया, ये ले लेंगे, 5 दिन बाद परीक्षा देनी है। वो ये वही नहीं रुके। ये तो था सीईटी के एग्जाम। सीईटी के एग्जाम हो गया। फिर इन्होंने कहा कि अब जो मेन एग्जाम लेंगे ना, वो ये भर्ती आएगी, उनका ये सिलेबस है। अब की बार सिलेबस पहले दे दिया। ठीक है? वो बड़ा खेल खेलते हैं। पहली बार जो है सिलेबस ही दे दिया, पदों की संख्या दे दी, और एग्जाम डेट ही दे दी कि हम सीईटी का बाद में जो मेंस एग्जाम लेंगे। लेकिन सीईटी का रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है? फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद सीईटी का रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट ये दिया कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, तुम पास हो नहीं हो उसे कोई लेन देन नहीं है। तो रिजल्ट और नहीं आया। रिजल्ट और नहीं है। उन्होंने कहा कि अब रिजल्ट तो आया है नहीं, केवल ये पता है कि तुम्हारे 40 नंबर आए, 50 आए, 60 आए, 65 है। तुम मेंस का एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे ये कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हारा स्कोर कार्ड आ गया। अब आपको कहा आप मेंस का फॉर्म भर दो। तो उसने कहा मैं भरूं लेकिन परीक्षा दूंगा कि नहीं दूंगा? वो क्या, वो तो बाद में पता चल जाएगा। ये रियल है। ठीक है ना? तो इनसे फॉर्म भरवा लिया। अब फॉर्म भराने के आज ये कह रहे हैं लास्ट डेट 12 तारीख, पहले 5 तारीख थी, बढ़ के 12 तारीख है। फॉर्म भरवा लिया।
फॉर्म भर दिया इन्होंने, फॉर्म भी भर दिया, इनको ये पता नहीं है ये मेंस के लिए क्वालिफाई है कि नहीं है, क्योंकि पेपर देने बैठेंगे 4 गुना। कितने गुना बैठेंगे? 4 गुना। यदि 100 सीट है तो 400 बैठेंगे। अब बैठेंगे 4 गुना। अब ये 4 गुना में आते हैं नहीं आते हैं किसी को आइडिया ही नहीं है। ठीक है, वो फॉर्म भर दिया बैठे हैं। अब सिलेबस पहले दे दिया उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया तेरा है। ठीक है ना। अब सब बैठे हैं, कहा भाई अब आप कब बताओगे कि मैं परीक्षा दूंगा? क्या परीक्षा से 15 दिन पहले बता देंगे कि तेरा लेंगे कि नहीं लेंगे एग्जाम? यही है ना लाइन, ये चेयरमैन की डायरेक्ट लाइन है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, 15 दिन पहले बता देंगे। अच्छा, जब बताएंगे साथ में एडमिट कार्ड भी दे देंगे। उस जिस दिन आपको बताएंगे आपका मेंस एग्जाम होगा, उस दिन आपको एडमिट कार्ड भी दे देंगे। यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो आपका नहीं लेंगे एग्जाम, बस है। बस ये सिस्टम है, और ऐसा सिस्टम मैंने देखा नहीं कहीं। और इनका चेयरमैन ही बड़ा मस्त आदमी है, वो कहे क्या दिक्कत है? कहा भाई 15 दिन पहले, कि 15 दिन पहली बात तो 15 दिन में पढ़ लेते हैं ये। ठीक है ना। दूसरी दूसरी बात वो कह रहा है, अरे पढ़े तो पहले सीटी में पढ़ तो लिए हैं, मेंस का तो एग्जाम ले रहे हैं। तो कहा भाई मेंस में तो आपने सिलेबस चेंज कर दिया, पहले वाला तो 30% दे रहे हो, 70% नया सिलेबस दे रहे हो। कि तो 70% सिलेबस पढ़ने के लिए 15 दिन भी तो दे रहे हैं, हैं? हाँ? हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। मस्त है बंदा वो टेंशन लेता ही नहीं। उससे कोई भी इंटरव्यू लेना जाओ इंटरव्यू दे देता है सब कोई। कुछ कुछ भी जाओ, आप यूट्यूब से चैनल चला तो आप कहते हो हाँ साहब क्या करोगे, कि हाँ परीक्षा ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। मतलब बड़ा खुला आदमी है, कोई दिक्कत है। हाँ, मैंने उसके देखे तो उसके ना मतलब वीडियो वीडियो मिल गए। मैंने देखा ये कैसा चेयरमैन देखते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा चेयरमैन हमने देखा है। हमारे ये तो चेयरमैन कभी मिलते ही नहीं है, वो अवेलेबल रहते हैं। वो कहेगा ना, आप उनको फोन करोगे सर मुझे इंटरव्यू लेना, तो कहेगा घर पे आ जा, शाम को घर पे ही हूँ। आधे इंटरव्यू जो लोगों को दिया अपने घर पे बुला के दिया है, सारे इंटरव्यू ऑफिस के है ही नहीं। आधे तो दिए उसने पजामा टी शर्ट में। आपने जनरली नहीं देखा होगा, ऐसा देखा थोड़ी। आज ढूंढो उसको कौन है ये। चल चलन। दूसरा है बस उनमें है ना, आईटीआई वालों को तो वहां का इतना विश्वास है कि आईटीआई किए हुए इतने ही लोग हैं, 6,000 के आसपास तो वैकेंसी है, 15,000 कुछ आईटीआई किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा किसको भी पास करेंगे, 4 गुना में तो सारे ही आ गए। वैकेंसी ज्यादा ना, बंदे कम है जिन्होंने सीट दिया आईटी। तो मामला ये है। नहीं तो बाकी जो पुलिस वुलिस और वो दे रहे हैं वो सारे कंफ्यूजन में घूम रहे हैं, पटवार ग्राम सेवक जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं किधर हूं मैं, पास हूं कि नहीं हूं। 7, अणुओं के संचरण के कारण स्थानांतरण, अणुओं के संचरण के कारण उष्मा का स्थानांतरण। क्या है अणुओं के संचरण के कारण स्थानांतरण, देख लेते हैं। है? हाँ, जल तो गर्म कर देंगे। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आराम से ध्यान से देखना। द्रव और गैस दोनों में लगेगा ये, पहली बात तो।
अब ये क्या है कि आप जानते हैं कि सर्दियों में अपन नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं। आपने पानी गर्म करते समय यदि आपने ऐसी गड़बड़ की कि पहले नीचे तो पानी भर दिया ठंडा, ठीक है, और ऊपर जो पानी भर दिया वो कौन सा भर दिया? गर्म, ठीक है। फिर आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा मिक्स किया, लेकिन अंततः इसकी कंडीशन क्या है? ठंडी हवा हमेशा नीचे जाती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर। तो इसलिए दोनों ढंग से मिक्स होंगे ही नहीं। दोनों ढंग से मिक्स होंगे क्या? क्योंकि ठंडा पानी नीचे था, नीचे रहना चाहता है, और गर्म पानी कहां जाना चाहता है? ऊपर। तो आप नहाएंगे, 3-4 डब्बे डालेंगे तब तक ठीक है, थोड़ी देर बाद में आपके साथ हो जाएगा धोखा। नहाते समय होता है, अक्सर किसी सबके साथ होता है, तो एकदम कहता है ठंडा आ गया पानी, ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है। वो कारण ये है कि आपने नीचे ठंडा पानी डाला, ऊपर गर्म पानी डाला। इसकी बजाय इस मेथड को चेंज कर दिया जाए, नीचे गर्म पानी डाल दो और ऊपर ठंडा पानी डाल दो। अब गर्म हवा कहां जाना चाह रही है? ऊपर। ठंडी हवा कहां जाना चाह रही है? नीचे। बताओ दोनों मिक्स हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे? हो जाएंगे। और इस कंडीशन में कभी भी आपको ये नहीं लगा अचानक से गर्म आया, कभी किसी के नहीं आया। अचानक से ठंडा जरूर आया नाते नाते, अचानक से ज्यादा गर्म किसी का आया क्या? नहीं, क्योंकि पानी का नेचर ये है। इसलिए घरों के रोशनदान ऊपर बनाए जाते हैं ताकि गर्म हवा ऊपर से बाहर निकल जाए। तो रोशनदान कहां बनते हैं? ऊपर। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में फ्रीजर पेटी का होती है ऊपर होती है, ऐसा होता है ना? फ्रीजर पेटी का कहां होती है? ऊपर, क्योंकि ठंडी हवा ऊपर से नीचे। फ्रीजर पेटी का में इवोपरेटर सिस्टम लगा होता है जो क्या करेगा? ठंडक करेगा। सबसे ज्यादा ठंडा ऊपर करेगा, फिर तो और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, क्योंकि ठंडा का क्रम क्या है? नीचे की तरफ आना। यदि फ्रीजर पेटी का नीचे बना दोगे तो ठंडक ऊपर जाएगी क्या? नहीं, तो वो तो उचित नहीं है। इसलिए फ्रीजर पेटी का कहां बनाई जाती है? ऊपर। तो ऊपर, सबसे ऊपर आप क्या रखते हैं? बर्फ जमाना है, यदि सिकंजी के लिए तो वो बर्फ बर्फ वही रहता है ना, वही आइस क्यूब वगैरह बनती है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसके नीचे वाले में कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, फ्रीजर पेटी का से जस्ट नीचे वाली में। फ्रीजर पेटी का में तो कोल्ड ड्रिंक तब डालते हैं कि हाथों हाथ ठंडी करो, नहीं तो हम रेगुलर जो कोल्ड ड्रिंक रखते हैं तो उसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि जिस दिन काम में लेनी है पता चला ये तो जम गई, ऐसा होता है ना। तो आप उसे नीचे वाले में रखते हैं, उसे नीचे वाले में रख लेते हैं दही, उसे नीचे वाले में रख लेते हैं दूध। सब्जियां सबसे नीचे रखते हैं। क्यों रखते हैं? सब्जियों को केवल ठंडक देनी है, चिल्ड नहीं करनी है। सही बात है ना? बर्फ है तो चिल्ड करना होता है, तो आप क्या रखोगे? फ्रीजर पेटी का में रखोगे, बर्फ जमाओगे वहां पर। आइसक्रीम बनानी तो उसको उसी में रखोगे, है कि नहीं है? और सब्जियां कहां रखोगे? सबसे नीचे। इसका कारण यही होता है क्योंकि हमारे पास रेफ्रिजरेटर का पूरा सिस्टम जो ठंडा करने वाला इवोपरेटर ऊपर लगा होता है, और उसी से हम उसी क्रम के अनुसार सामान रखते हैं। उसी क्रम में सामान रखना उचित है। जिसको ज्यादा ठंडा रखना ऊपर रखो, जिसको कम ठंडा रखना उसको कहां रखोगे? नीचे। आजकल डबल डोर के एयर, 3-3 डोर के एयर फ्रिज आ गए, तो कॉन्सेप्ट बदल गया, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है। आजकल क्या है कि 3-3 डोर हैं, एक सब्जियों का तो अलग ही बॉक्स आता है, पूरा ही आते हैं ना, आपने देखे होंगे, कभी 2 गेट 3 गेट, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। मैंने आपको जो बताया वो सिंपल फ्रिज के बारे में बताया जो अपने घर में होता है। सिंपल फ्रिज का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ठंडी हवा कहां जाती है? नीचे। गर्म हवा तक कहां जाती है? ऊपर। क्या संचरण है? उष्मा का। कौन सी विधि है? सेवन। आप सोच रहे मैं बातें करने लगा, मैं यही समझा रहा था। बाकी मुझे उससे कोई लेना नहीं था। तो आपको याद रह जाएगा, वो याद रहे नहीं रहे ये याद रह जाएगा। अच्छा, एक और सवाल जो रेलवे परीक्षा में पूछा जाता है, अब ये टॉपिक है ही ऐसे ही ताकि घरेलू जानकारी से जुड़ा हुआ है। एक सवाल है, आप घर से बाहर निकले, फ्रिज का दरवाजा गलती से खुला छोड़ गए, फ्रिज चालू था, आप वापस आओगे तो कमरा पहले की तुलना में गर्म होगा और ठंडा? गर्म होगा। गर्म होगा भाई, उत्तर गर्म है। क्यों? क्या अंदर है? तो
पूरा फ्रिज अंदर है, कमरे के अंदर, ठीक है। तो फ्रिज ठंडा भी तो कर रहा है। हाँ, नहीं तो वो जैसे मान लो आपने फ्रिज में क्या होता है कि फ्रिज है आपका चालू है, आप मार्केट से सेव लेकर आए, सेव का तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, आपने फ्रिज में रखा। फ्रिज क्या करेगा, 27 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान को लेगा, तो ये किस में आ जाएगा, 4 डिग्री में, और वो बाकी का तापमान उसने बाहर ले लिया। तो जो ठंडक दी वो भी कमरे में है, जो उष्मा ली वो भी कमरे में है तो दोनों ही कमरे में ही, और कमरा हमने बंद करके गए हैं। तो मुझे ये बताओ कमरा गर्म क्यों हुआ, है तो दोनों ही कमरे में ना भाई। फ्रिज है जो अपने अंदर तो भाग ठंडा ही करता है, वो भी फ्रिज भी तो कमरे में ही है। क्या कारण है, क्या हुआ बता, ये नहीं बता नहीं रहा क्या, ये सब तेरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कारण बताओ भाई, आंसर तो सही है, कमरा गर्म होगा, मान लिया। कारण ये होता है कंडेंसर इवोपरेटर की तुलना में ज्यादा कार्य करता है। कंडेंसर वो होता है जो उष्मा को बाहर फेंकता है, इवोपरेटर वो होता है जो फ्रिज के अंदर ठंडक करता है। तो रेफ्रिजरेटर काम करता है तो कंडेंसर है जो ज्यादा वर्क करता है बजाय कि एवोपरेटर के। इसलिए कंडेंसर ज्यादा करेगा तो गर्म क्या देगा, ज्यादा, इसलिए कमरा क्या होगा, गर्म। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा होता है ना भाई कंडेंसर, पता नहीं होगा आपको, जाली लगी हो, जाली। हाँ, जाली क्यों लगाई जाती है, जाली इसलिए लगाई जाती है कि तुम इस फ्रिज को दीवार के पूरा चिपका भी दोगे ना, तो भी फ्रिज की दीवार और आपके घर की दीवार के बीच में 2 इंच या 3 इंच का गैप रहेगा। किसके कारण, जाली के कारण, ताकि फ्रिज वाली दीवार नहीं चिपके। अब फ्रिज वाली दीवार है वो क्या करेगी, उष्मा रिलीज करेगी, तो वो क्या रिलीज करने के लिए जगह तो चाहिए ना। और हमारी आदत क्या होती है कि भाई फ्रिज को कोने में सेट करो, हम यही तो करते हैं। ऐसे थोड़ी करते हैं खुली एरिया देखो नहीं, हम कहते हैं कोने में सेट करो, उनको पता है कि कोने में सेट करना है इसको, तो पीछे जाली लगा दो, जो 3 इंच की 4 इंच की गैप वाली जाली लगा दो। अब जाली लगो, कितना भी सेट करोगे तो जाली तो टच हो गई, बट फ्रिज की दीवार और मेन दीवार के बीच में तो 3 इंच का गैप रह गया, वहां से उसमें क्या करेगा, रिलीज करेगा। आजकल जाली वाले आते नहीं है, आजकल नए आ गए भाई, आजकल ऐसे आ गए हैं कि जिसकी दीवारें गर्म हो रही है, दीवारों के सारे अंश थोड़े थोड़े गर्म होकर उष्मा को रिलीज कर देते हैं, और इतनी ज्यादा हो नहीं रही है। ज्यादा गर्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आजकल वो 5 स्टार वाले है ना, उसमें क्या है कि पूरे साल के अंदर भी वाट खपत काफी कम हो गई फ्रिज की, ये गैस के कारण है। पहले गैस कौन से भरते थे, फ्रीऑन 12, आजकल RH वगैरह गैस भरी जाती है। आजकल फ्रिज में कौन सी गैस भरती है, RH। अमोनिया गैस भी भरते हैं, जो आपने देखा होगा पेप्सी के, कोका कोला के फ्रिज कांच वाले, कोल्ड ड्रिंक रखी जाती है अंदर, उसमें जनरली में पहले गैस अमोनिया भरते थे। अमोनिया गैस विषाक्त यानी जहरीली होती है, लेकिन क्रिया बहुत तेजी से करती है, ठंडक बहुत जल्दी कर देगी। तो पेप्सी वाले कह रहे हैं विषाक्त है तो है, अपने तो बोतल में बंद है, बोतल का ढक्कन क्या है, पैक, अब रख दिया कि तुम तो ठंडा करो, हम बाहर निकाल के ढक्कन खोलेंगे। काय तो उसका यही कहता था, इसलिए हम उसमें खुली चीज नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं कि जिस रेफ्रिजरेटर के अंदर अमोनिया गैस भरी जाती है कंप्रेसर में, उसमें कोई भी खुली चीज नहीं रखे, क्योंकि अमोनिया गैस तो विषाक्त है, जहरीली है, तो बंद चीजें रखी जाती है। तो आपने देखा होगा सामान्यतः जो कांच वाले जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें बंद चीजें होती है, उसमें कोई सब्जियां थोड़ी रखते हैं, ये मामला। और इसके क्या उदाहरण लिखा है बताओ, स्वच्छ रात की तुलना में बादलों वाली रात ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि किरणें टकरा के वापस आती है। पानी का गर्म होना ये इसी का उदाहरण है, लिखो है? हाँ, बंद कमरे में पंखा चलेगा तो भी कमरा गर्म होगा। पंखा हवा दे सकता है, ठंडी देना गर्म देना आप पर डिपेंड करता है। कूलर में भी पंखे का कार्य क्या होता है, हवा देना। यदि आप पीछे पानी चलाओगे तो ठंडी हवा दे देगा, नहीं चलाओगे तो हवा देगा, उसका कार्य हवा देना। पीछे गर्म है तो गर्म हवा दे देगा, और कूलर जिस दर लगाया उधर बदबू आ रही तो वो दे देगा हवा, उसका
कार्य तो इतना ही है ना कि वहां से हवा खींच के आके देना, और जैसी पीछे हवा है वैसी दे देना। और पंखा क्या करता है? पंखा इसके अलावा कोई काम नहीं करता। हम पंखा को चालू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ठंडी हवा नहीं दे, पंखा हवा देता है। ठंडी या गर्म उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। सवाल मैं आपको एक पूछता हूं, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब पंखा ठंडी हवा देता ही नहीं है तो मेरे पसीना आया हुआ था, मैं पंखे के नीचे बैठा तो मुझे ठंडक का एहसास हुआ, क्यों? वाष्पन के कारण। पसीना सूखता है तो वाष्पन के कारण हमें क्या हुआ? ठंडक एहसास। पंखे ने ठंडी हवा नहीं दी, पंखे ने केवल हवा दी। मुझे ठंडक का एहसास हुआ क्योंकि पसीना सूखा था, तो वाष्पन के कारण ठंडक एहसास हुआ। ठंडी हवा ये नहीं देता, पंखा केवल हवा देता है। ये ध्यान रहे। क्या हुआ? गर्मी लग रही है? नहीं लग रही तो लग रही है, गर्मी लग रही तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। क्यों भाई? है? अच्छा भूख लग रही है? ये तो आपको सुनाई दिया और किसी को तो सुनाई नहीं दिया। इसको भी लग रही है? चलो ये लिख लिया, दर तथा गैस में संचरण उदाहरण लिख लो। गर्म हवा ऊपर की तरफ संचरित होती है, आवाज मत करो भाई। कई उदाहरण है, ये ऐसे एग्जाम उदाहरण से भरे हुए हैं। अपन जाते हैं खेत में गए, रास्ते में आते समय प्यास लगी, तालाब के पास रुके तो गर्मी बहुत थी, दोपहर का 2 बजे था, तो उसमें पानी ऊपर क्या है? गर्म, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं साइड में, नीचे पानी क्या था? ठंडा। तो ये किसका संचरण है? उष्मा का। संचरण तो उष्मा का ही है। आप गांव से ही हो ना, मैं ऐसे उदाहरण देता रहूं, तुम्हें पता ही नहीं है तालाब क्या है, नाडा क्या है। तो, बस ठीक है। हाँ, नाडा नाडी तालाब सब होते हैं ना भाई। जो अलग तालाब तो है ही है, बाकी जो जोड़ है, जो अलग अलग लोकल में जो आप भाषा में बोले वो है, वो समझ गए, जहां पानी एकत्रित करने का स्थान। गर्म हवा ऊपर की तरफ संचरित होती है, आवाज मत करो भाई। ठंडी हवा नीचे की तरफ संचरित होती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ संचरित होती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ होती है। एसी ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि ठंडी हवा कहां देगा? नीचे। और ये एग्जॉस्ट फैन ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं, गर्म हवा ऊपर आएगी तो वो बाहर फेंक देगा। लॉजिक यही होता है, यही तो लॉजिक होता है। ऐसा नहीं, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे जाती है। लिख लिया? एक लिख लो, सामान्य रात की अपेक्षा बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है। सामान्य रात की अपेक्षा बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है। एक मिनट भाई, लिख लिया?
तीसरा लिखो विकिरण। पेन ड्राइव डालो भाई। विकिरण होगी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के कारण। वो कौन से संचरण है? विकिरण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण या सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है? उष्मा सारी आके वहां एक जगह गिरती है तो आपस में टकरा के जो भी वस्तु उसको क्या करती है? गर्म करती है। उसे हम क्या कहते हैं? सोलर कुकर। ये विकिरण के कारण ही पॉसिबल है, क्योंकि वायुमंडल से क्या आ रही है? विकिरण है। और विकिरण से आप पानी गर्म कर रहे हैं सोलर कुकर के द्वारा, तो विकिरणों के द्वारा ही तो हो रहा है। चाय की केतली इसी का उदाहरण है। पॉलिश की होती है, यानी ज्यादा चमकदार होती है। तो बाहर वाली उष्मा बाहर, अंदर वाली उष्मा अंदर। आप चाय की केतली में क्या चाहते हैं? कि अंदर की उष्मा अंदर है, बाहर की उष्मा बाहर, आपस में मिक्स नहीं हो। तो आजकल तो जो लेते हैं उसमें तो ग्लास फुल भरा जाता है, ये कंपनी हो जाती है। मैं चाय की नॉर्मल केतली की बात करता हूँ, जिसके ऊपर पुराने वाली, जिसके ऊपर पॉलिश की जाती थी। अंदर और बाहर दोनों तरफ पॉलिश होती थी चाय की केतली पर। चाय की केतली का गुण ये होता था, सामान्यतः चाय की केतली के अंदर चाय कभी नहीं बनाई जाती थी। चाय बना के चाय की केतली के अंदर डाली जाती थी ताकि पॉलिश खराब नहीं हो। बाद में कुछ 1.5 सियाने आए, उन्होंने चाय की केतली में ही चाय बनना शुरू कर दिया। फिर उसकी पॉलिश खराब हो गई, फिर वो ज्यादा देर तक गर्म रख नहीं पाती थी। फिर हम कहते हैं ये जल्दी खराब हो गई, पहले तो ठीक थी लाए तब, तो आज गड़बड़ हो गई। वो कारण ये था क्योंकि उसकी पॉलिश उतर गई है। हम कहते हैं दूसरा बर्तन तो है नहीं, इसी में बना लेते हैं चाय, क्या दिक्कत है? वही कारण था, जबकि चाय केतली का काम ये था। सही है कि नहीं है? जो छाता होता है, छाता होना कैसा चाहिए? छाता होना ऐसा चाहिए कि ऊपर, उसके ऊपर वाली परत हो सफेद, अंदर वाली परत हो काली। अंदर वाली परत यदि काली है तो आपकी उष्मा है वो अवशोषित कर लेगी परत, और ऊपर वाली परत सफेद है तो किरणें आएगी उसको अवशोषित नहीं करके परावर्तित कर देगी। तो डबल लेयर का हो तभी ऐसा पॉसिबल है कि ऊपर वाली क्या हो सफेद, नीचे वाली क्या हो काली। ठीक है, एक ही लेयर की हम क्या बनाते हैं? काली बनाते हैं, क्योंकि गंदी होती है, दिखे नहीं। और आजकल तो जो छाता हम गर्मी के लिए काम में कम ही लेते हैं, बरसात के लिए लेते हैं। तो बरसात में तो कोई भी कलर हो क्या फर्क पड़े, उसका मकसद होता है कि पानी आने से रोकना। गर्मी में काम में लिए जाने वाले छातों की खासियत यही होनी चाहिए कि ऊपर वाली परत क्या हो सफेद और नीचे वाली क्या हो काली। गर्मियों में काले कपड़े पहनने से गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि उष्मा का अवशोषण क्या होता है? ज्यादा। हाँ, सफेद पहनना चाहिए। अपन दे बेसिक सोचते थे ना पहले गांव में कि भाई देखो भैंस इसीलिए पानी में पड़ी रहती है, गाय नहीं जाती है, सफेद है। पर लॉजिक पता नहीं, लेकिन कलर का कंफर्म है कि ब्लैक कलर है, उष्मा को क्या करेगा? अवशोषित, और वो उष्मा को उत्सर्जित। क्या हुआ? उदाहरण बताए, उदाहरण बताने पड़े, कहां से लाए फिर वो? ला दे भाई। अब देखो कि हाँ, मैं बता देता हूँ भाई, ये करवा दिया मैंने चाय संचलन विकिरण। अब मेरे पास इसमें बाकी है दो चीजें। एक है उष्मीय चालकता, और एक है दाब व गैस प्रभाव। ठीक है, दो चीजें बाकी है जो मैं कभी कभी पढ़ूंगा। वो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं कि सोमवार को आऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप मेरी तरफ से वर्कशॉप कैलकुलेशन कंप्लीट मानना। ये इस उष्मा के अंदर दो ही भाग बाकी है, एक उसमें चालकता है, एक दाब है गैस प्रभाव। मैं कभी भी पढ़ो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? बाकी मैंने पूरा पढ़ा दिया है।
ये मैं पहले ही बता देता हूं, दाब है गैस का प्रभाव, जिसमें क्या होता है कि आदर्श गैस समीकरण वगैरह है ना, वो इसी के अंदर बनाने पड़ते हैं। वैसे तो आदर्श गैस समीकरण अलग होते हैं, लेकिन इन्होंने ऊष्मा के साथ दिया है। फिर दाब का प्रभाव भी इसलिए है क्योंकि आप कहोगे कुकर में ना सब्जी जल्दी पक जाती है, वैसे जल्दी नहीं पकती है, कारण किसका है? दाब का ही था। या डी तो हमने ऊष्मा है, तो ऊष्मा का दाब के साथ जो प्रभाव होता है उसके बारे में देखना होता है। क्या हुआ? हाँ, मैंने बता दिया। सवाल दिखा देता हूं। सवाल जो, अरे क्या खुल रहे हैं अभी? मैथ कहां तक आई है? हैं? देखो, पहला तो उसमें चालकता पर है ये तो सवाल, तो ये सवाल होगा नहीं। उस पदार्थ की पहचान करें जिसमें उष्मा आधारिता उच्चतम होती है, किसमें होती है? पानी में होता है ज्यादा। सबसे ज्यादा उसमें विशिष्ट उष्मा किसमें होती है? पानी में। पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा उष्मा चाहिए। आप जानते हो गर्मियों में रेत जल्दी गर्म होती है, पानी देरी से गर्म होता है। सभी चीजें पहले गर्म हो जाएगी, सबसे लेट कौन गर्म होगा? पानी। तो क्योंकि उष्मा धारिता क्या होती है? उच्च। और हमने लिखा भी है, पानी का 1 लिखा है, एल्यूमिनियम का 0.22 लिखा, बर्फ का मैंने 0.5 लिखा है, लोहे का 0.12 लिखा है, ऐसे लिखा ना? ठीक है। 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के टुकड़े जिसकी विशिष्ट उष्मा भी दी हुई है का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए? ग्राम कितना है? 100। और उष्मा पूछा किसमें भाई? जूल में। तो देखो 100 तो है, मैं पहले मात्रक ध्यान रखना भाई, एम एस डेल टी है ना, एस का मान क्या है? 900। 900 क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। अब देखो ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। इस प्रकार के नाटक ध्यान रखना, ये नाटक ही है ना भाई। आपके फिर कहोगे वैल्यू मिल नहीं रही है, ये किसमें दिया? ग्राम में। और ये वैल्यू किसमें दी है? किलोग्राम। किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक है भाई। और एम एस डेल टी तापमान कितना है? 10। तो मैं कहूंगा देखो ये 1000 ग्राम है कि नहीं है? 1000 ग्राम क्या बन गए? 1 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया? कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस था और ये था केल्विन। ये बदला ही, रुको भाई बहुत बदला रहा है, वापस लिखना पड़ेगा। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखो कि हमारे पास सूत्र था Q बराबर एम एस डेल टी। एम क्या दिया भाई? 100 ग्राम। एस क्या है? 900 जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन है। नीचे के तो केल्विन है ना, कैलोरी आता तो डिग्री सेल्सियस आता, क्या है ना? और 10 डिग्री क्या है? सेल्सियस को मुझे किस में बदलना पड़ेगा? केल्विन में। तो क्या करूंगा भाई? 10 जोड़ूंगा, 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 283। फिर ये गलत दिया है, ऐसा देना नहीं चाहिए था। ये केल्विन है नहीं, केल्विन होता तो ये भी केल्विन होता तो आता, नहीं तो इसका उत्तर तो मैच नहीं करेगा। आप इसको डिग्री सेल्सियस कर देना भाई, क्योंकि ये मात्रक तो इसने गलत दे रखा ना। यहां तो ये 10 केल्विन था, ये वो डिग्री सेल्सियस था, जो भी था है? जो भी था, मतलब मात्रक मिलना जरूरी है। मात्रक नहीं मिलेगा तो उत्तर नहीं बनता है। ये आया 10, ठीक है। अब ये 10 इसको डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया। सेल्सियस से सेल्सियस कैंसिल, ये 1000 ग्राम से 1000 ग्राम किलोग्राम कैंसिल, क्या बचा भाई? 900 जूल। तो मात्रक ये सेल्सियस इनवर्स है, केल्विन इनवर्स इसने गलत लिखा था। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिलने का तरीका तो यही होता है, मात्रक बराबर मैच करना चाहिए। उष्मा को मापने के लिए किसका काम लेते हैं? कैलोरीमीटर। किलोमीटर नहीं, कैलोरीमीटर है। आदर्श गैस बताई नहीं गई है, आदर्श गैस को आधा करके जो करेंगे परम ताप पर देखेंगे। 77 डिग्री किसके बराबर होता है? मैंने समझा दिया था, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलना है, पढ़ा है ना भाई। और मेरे हिसाब से 77 का तो सवाल भी कराया होगा, देख लेना। निम्नलिखित में से उस वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता। दाब, आयतन, तापमान, समय। वैसे समय नहीं बताता, लेकिन हमने गैस पढ़ा नहीं ना।
-200 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना बता रखा है, बता रखा ना। हाँ, अब ये देखो आप, इसको करो सोल्व। तो आप कहेंगे ये सब कुछ दे दिया, ये तापमान का अंतर पूछ रहा है। आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, एम एस डेल टी होता है। वो कह रहा है डेल टी ज्ञात करो, Q बटा क्या है, M गुणा S। ये रहा हमारे पास Q, ये रहा हमारे पास M, और ये रहा हमारे पास S। ज्ञात कर लोगे, कर लेना, उत्तर आपको दिया हुआ है इसमें। लेड की उसी विशिष्ट उष्मा का इसमें भी वही सूत्र लग रहा है, सेम ही। उष्मा धारिता S ज्ञात करना ना, बाकी सबको दिया हुआ है। 85 डिग्री तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो संतुलन ताप पर पहुंचने के लिए ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कोई उष्मा की हानि नहीं हुई तो ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान क्या है। तो दो मिक्स वाले है, दो मिक्स वाले है ना। लेड के सलेन में विशिष्ट गुप्त उष्मा दे दी। यदि लेड का एक टुकड़ा का हिमांक 327 डिग्री सेल्सियस पर जमने पर 2116 जूल उष्मा मुक्त करता है, तो उस टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हिमांक के लिए आपको 80 कैलोरी प्रति ग्राम लेना है, द्रव्यमान ज्ञात कर लो। अरे वही है, Q बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या है, एम एस डेल टी। अब ये कह रहा M तो ज्ञात करना है, पूछे Q का मान कहां है, ये रहा जूल में। ये हमारे पास S का मान क्या है, ये रहा, और तापमान क्या रहा, ये रहा। ये हमारे पास उष्मा चालकता का है, ये आगे आएगा ना। समान शर्तों पर काली सतह सफेद सतह की तुलना में अधिक उष्मा अवशोषित करेगी। फिर ये तापमान का संबंध बता रखा है। न्यूनतम उष्मा चालकता वाले धातु की पहचान करें। वैसे पारा है, और पारे के समय मैंने एक लाइन बोली भी थी, जब मैंने कहा था कि थर्मामीटर के अंदर पारा क्यों भरते हैं, कि उष्मा का प्रसार जल्दी करता है। जैसे आपने से जीभ में डाला, तुरंत उष्मा का प्रसार हो गया तो बता देगा आपके शरीर का तापमान क्या है, इसीलिए तो पारा डाला। तो पारे का उष्मा का प्रसार क्या हो रहा है, तेजी से। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें उष्मा चालकता है जो कम है, जिसके कारण प्रसार क्या हो रहा है, तेजी से। किसमें, पारे में। इसलिए थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, पारा। उच्च ये एल्यूमिनियम हुआ, तांबा हुआ, इसको ऐसे डालने पर वो कहेगा हाँ अभी रुको भाई गर्म हो रहा है, ये तो वो वाला है, और ये तुरंत हो रहा है। आपको यही तो देखना है। पारा इसलिए भरते हैं ना, आपको काक में दबाते हैं या जीभ के नीचे रखवाते हैं, थर्मोमीटर ऐसे रखवाते हैं डॉक्टर। उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें, जो धातु नहीं है। ये तो धातु तो कोई नहीं है, लेकिन उष्मा चालकता हमारे पास ज्यादा है। किसमें, नहीं, पानी में उष्मा चालकता ज्यादा नहीं, विशिष्ट उष्मा ज्यादा है। जिसकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा है उसकी उष्मा चालकता क्या होगी, कम। उष्मा चालकता तो कम है ना, पानी की चालकता कम होती है, क्योंकि विशिष्ट उष्मा क्या है, ज्यादा। एल्यूमिनियम की हमारे पास क्या होती है, अच्छी होती है। तो यहां पर बर्फ का पॉइंट 5 ही है। लकड़ी और रोधक ईंट तो कुचालक है, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करनी। ये तो क्या है, कुचालक। तो बर्फ और पानी में उष्मा की चालकता ज्यादा किसमें है भाई, बर्फ में। बर्फ जल्दी पिघल जाएगा, पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। उष्मा चालकता उसे कहते हैं जो जल्दी क्रिया कर लेता है। किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा क्षमता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, वो तो वही सूत्र है। S बराबर क्या होगा, अरे Q बटा M गुणा डेल टी। पहला ऑप्शन ही कह रहा है ये, लेकिन लिखने का तरीका देखो। सूत्र तो यही लिखा ना भाई आपने, Q बटा M गुणा डेल टी। अब इसने कैसा लिखा देखो, S बराबर 1 बटा M गुणा डेल Q बटा डेल टी। तो है तो यही ना, ऊपर नीचे सही से इसी में तो आए हैं, बाकियों से में तो उल्टे दिए हुए हैं। दोनों अलग अलग ब्रैकेट है कि नहीं है, लिखने का तरीका था केवल।
उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम होगा। लेड अभी ऊपर आया था ना, शीशा इसमें। ठीक है भाई, बाकी आप देखना, हम करेंगे सवाल, पीडीएफ आपकी अपलोड कर देंगे। इसके सवाल करने की मैं एक डाउट क्लास लेऊंगा, ठीक है ना भाई, पूरी डाउट क्लास होगी वो पूरी, क्योंकि इसमें डाउट भी आपके अच्छे आएंगे, सवाल भी परीक्षा में काफी ज्यादा पूछे हुए हैं। 64, ठीक है, अपलोड करवा देना, ठीक।